यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कैपिलरिटी। हेलो, आप लोग यस आ सर। गए? शुरू किया जाए क्लास। यस सर। यस ये कैपिलरिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। सोचिए, एक दिन आपने विचार किया कि आज तो मौसम अच्छा है और चल के नहाते हैं। विचार किया, विचार अच्छे हैं। फिर क्या हुआ, बड़ा सा एक बाल्टी लिया और उसमें पानी भरने बैठ गए। पानी भर गया और पानी छू करके देखा, वो कुछ ठंडा लगा। गीजर आपका काम कर नहीं रहा था। मौसम अभी जाड़े का ही है, ऐसा मान लो। तो ये विचार ज्यादा देर तक टिका नहीं। पानी भरने के बाद आपने विचार बदल दिया। आपके पास जो टॉवेल था, उस टॉवेल को आपने झूलता छोड़ दिया नल के ऊपर और खुद टॉवेल छोड़कर चले आए। और टॉवेल जो फेंका आपने जल्दबाजी में, उसका एक सिरा टच करने लगा पानी को। तो मुझे ये बताइए कि यदि बाथरूम में ऐसे टॉवेल आपने पानी को टच करता छू वर्टिकल झूलता छोड़कर चले आए, तो क्या इस टॉवेल में ऊपर पानी आ जाएगा कुछ खास हाइट तक? हाँ या ना? भीन जाएगा या टॉवेल नहीं कुछ यस खास ऊंचाई तक? तो मुझे ये बताइए कि ग्रेविटी के अगेंस्ट ये गया ना ऊपर। पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे जाता है? तो आप मोटर या पंप खरीद कर लाते हो और तब आप पानी को ग्राउंड से या ग्राउंड के भीतर से छत के ऊपर रखे सिंटेक्स में भरते हो, जो आपके काम आता है दिन भर नलके से निकलते हुए। लेकिन यहाँ टॉवेल में पानी ऊपर गया, यहाँ तो कोई मोटर या पंप लगा हुआ नहीं था। तो ध्यान दीजिए कि ये जो कपड़े टॉवेल आप देखते हैं किस मटेरियल का है? तो कॉटन का। टॉवेल जो आप देख रहे हैं किस मटेरियल का देख रहे हैं? कॉटन का। और इस टॉवेल में जो कॉटन के रेसे हैं, लेयर्स हैं, वायर्स हैं, उनके बीच में एयर पैसेज है। सर आपको कैसे पता? अरे कॉटन अच्छा कपड़ा इसलिए हम लोग कहते हैं कि क्योंकि उसमें एयर पोर्स हैं। तो आप जब उस पाइप को देखो, धागों के बीच में बने पाइप को देखो, पतले पतले पाइप, उस पाइप में लिक्विड ऊपर आता है लिक्विड के खास प्रॉपर्टी के कारण, जिस प्रॉपर्टी का नाम है सरफेस टेंशन। और इस सरफेस टेंशन के कारण पतले पाइप में लिक्विड का ऊपर आना ये कहलाता है कैपिलरिटी। और ऐसे पाइप को, उस पतले ट्यूब को आप कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। आप पता चला बड़ा एक कोई पाइप ले आए आधे मीटर का या 1 मीटर का, उसको पानी में डाल के खड़े हो गए, ये सोचते हैं कि पानी इस पाइप में ऊपर तक चली आएगी। सरफेस टेंशन ऐसा कुछ नहीं करता। वहां मोटर लगवाइए, फिर पाइप में ऊपर जाएगी पानी। लेकिन पतले पाइप्स जिनका रेडियस इनफैक्ट वो माइक्रोमीटर में हो या मिलीमीटर में हो, उस पाइप में सरफेस टेंशन के प्रॉपर्टी के कारण लिक्विड अपने आप ऊपर आ जाती है एक खास हाइट तक। इसे कहते हैं, इस कंसेप्ट को कहते हैं कैपिलरी राइज। उस ट्यूब को कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। और उस लिक्विड की प्रॉपर्टी जिसके कारण ऐसा हो पाता है उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। अब एक पॉइंट और मैं बताता हूं कि ये जो लिक्विड आया ये कितने हाइट तक आएगा किसी कैपिलरी ट्यूब में?
तो कैपिलरी ट्यूब जो होता है उस ट्यूब के बारे में मैं बात कर रहा हूं। यहां जो आप देख रहे हैं ये जो इवेंट है इसे कहते हैं कैपिलरी राइज। और मैक्सिमम कितने हाइट तक ये लिक्विड आएगा किसी ट्यूब में, इसके लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, उसे देखिए। मुझे ये बताइए कि धागे के बीच के पाइप को जब तक मैं थोड़ा जूम करके बड़ा ना कर दूं, उसके भीतर का मैकेनिक्स तो समझ में आएगा नहीं। तो मैंने ट्यूब को थोड़ा बड़ा दिखाया और पानी को ये टच करता हुआ देखा मैंने। ये पूरा टॉवेल नहीं है, अब ये टॉवेल के एक ट्यूब है दो रेसों के बीच का, और इसमें मैंने माना यहां तक आया हुआ है ये लिक्विड। तो ध्यान दीजिएगा, लिक्विड के ये किनारे वाले पॉइंट जो पाइप को टच कर रहा था, उस पॉइंट को आप इक्विलिब्रियम में देख रहे हैं। तो उस पॉइंट को वाटर के बगल वाला जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे पुल करता होगा, और ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्ट करता है उसे कहते हैं सरफेस टेंशन टी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसके बारे में और चर्चा करेंगे 10 मिनट बाद। और ये जिस पॉइंट को अभी मैंने चुना, जिसके बारे में मैं सीरियस हूं, जिसके इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूं, उसे ग्रीन कर देता हूं, उसको उसके बगल वाले पॉइंट ने, लिक्विड के पॉइंट ने पुल किया। और अब मैं चर्चा कर रहा हूं, यदि वो इक्विलिब्रियम में है तो उस पॉइंट को बगल पाइप के मॉलिक्यूल भी पुल करेंगे, और पाइप के मॉलिक्यूल जो पुल करेंगे, यदि उस पुल करने वाले फोर्स को वाटर के लिए मैं एक्सटर्नल कह दूं, तो एक्सटर्नल फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट देखो टी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो टी साइन थीटा। अब ध्यान दो और मुझे सोच के बताओ कि ये जो टी के दो कंपोनेंट हमने बनाए, उनमें टी कॉस थीटा जो है, यही वो है जो इस लिक्विड का यहां जो वेट होगा mg, उसको बैलेंस करने का काम करेगा। और ऊपर जो पाइप है, यदि ये पाइप आप कह देते हो कि r रेडियस का था, तो कितने लेंथ में कांटेक्ट में आएगा वाटर मॉलिक्यूल पाइप के मॉलिक्यूल के साथ? 2 पाई r लेंथ में। तो 2 पाई r को जब मैंने t cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया ऊपर की तरफ खींचने वाला पॉइंट, फोर्स। क्यों? क्योंकि t जो खुद था वो फोर्स पर यूनिट लेंथ था। और कितने लेंथ को ये टच कर रहा है? पानी के ऊपर वाला, बाहर वाला सरफेस, पाइप के कितने लेंथ को? तो पाइप के 2 पाई r लेंथ को टच कर रहा है पानी के बाहर वाला मॉलिक्यूल। उन सारे मॉलिक्यूलों को पाइप खींचता होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट वही खींच करके लाया है लिक्विड को, और वो mg के बराबर कर दिया आपने। तो t cos थीटा 2 पाई r ये किसके बराबर हम कह देते हैं? देखिएगा, पाई आर स्क्वायर h हाइट तक ये लिक्विड है। पानी के सरफेस से ऊपर ट्यूब में कितने हाइट लिक्विड गया? h हाइट। तो h हाइट तक ये लिक्विड है, तो ये जो पानी के सरफेस के ऊपर मास वेट है, उसको तो यही बैलेंस कर रहा होगा। तो सिलिंड्रिकल पाई आर स्क्वायर h वॉल्यूम हो गया, इंटू रो इंटू जी, ये mg हो गया। तो t का वैल्यू, h का वैल्यू यहां से कितना दिखा? h का वैल्यू आ गया 2t cos थीटा बाई r,
रो जी, पाई कैंसिल आउट हो गया, एक आर कैंसिल आउट हो गया। इन लिफ्ट H इक्वल्स टू हो जाएगा 2t cos थीटा बाय आर रो जी इफेक्टिव, मतलब जी इफेक्टिव या तो जी प्लस ए या माइनस ए। तो कैपिलरी राइज में मान लेते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं इंफॉर्मेशन है, मैं सरफेस टेंशन ठीक से समझता नहीं हूं, मुझे पता नहीं है ये क्या प्रॉपर्टी है। ये वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण लिक्विड का फ्री सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है, जैसे तबले का सरफेस हो। ये वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण मेम्ब्रेन चाहता है, लिक्विड का स्ट्रेच मेम्ब्रेन अपना मिनिमम सरफेस बना के रखना चाहता है, जिसके कारण बारिश की बूंदें स्फेरिकल सरफेस की दिखती है। ये लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण लिक्विड पतले पाइप में एच हाइट तक या ऊपर हाइट अपने आप बढ़ जाता है। सरफेस टेंशन ये प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण उस पे 6 पैरों वाले कीड़े भागते दिखते हैं मुझे बिना उसमें भीगे। सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण लिक्विड का सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा है, उस पे ब्लॉटिंग पेपर पे यदि एक कोई निडल रख देते हैं तो ब्लॉटिंग पेपर पानी में डूब जाने के बाद निडल जैसे कपड़े पे कोई आदमी लेटा हुआ हो, कंबल पे छत से कूदा और उसको आपने कैच किया है किसी मजबूत कपड़े पर, कंबल पर, और वो लेटा हुआ है, वैसे ही वो पिन लेटा मिलेगा पानी के सरफेस पे, सरफेस टेंशन के प्रॉपर्टी के कारण। तो सरफेस टेंशन के कारण ये जो लिक्विड एच हाइट तक आएगा, एच हाइट तक आएगा, तो थीटा के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया, तो एच किसके बराबर लिख देंगे आप? 2t बाय आर रो जी, जहां टी क्या है? सरफेस टेंशन, लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं वो फोर्स, पर यूनिट लेंथ, इमेजिनरी लेंथ एल लेके एफ बाई एल जो देखते हैं वो फोर्स होता है सरफेस टेंशन। इसे कह देते हैं टी या एस, और ये लिखते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। और इसका जो डायमेंशन होता है सरफेस टेंशन, ये एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट सरफेस टेंशन का होता है न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे और ऊपर, तो ये यही हो जाएगा पास्कल मीटर, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया पास्कल, पास्कल मीटर भी कह सकते हैं। सरफेस टेंशन के कारण जो हाइट होगा वो सरफेस टेंशन पे डिपेंड करेगा, वही वो रेडियस पे डिपेंड करेगा। पाइप के रेडियस पतला होगा तो ज्यादा ऊंचाई तक पानी जाएगा, रेडियस मोटा होगा तो कम ऊंचाई तक पानी जाएगा, रेडियस ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा तो कम ऊंचाई जाएगा, कम होगा डेंसिटी तो ज्यादा ऊंचाई तक पानी जाएगा, लिक्विड जाएगा। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। यदि यही एक्सपेरिमेंट किसी लिफ्ट में किया गया होता, लिफ्ट में पानी वाला बर्तन और उसमें कपड़े में आप ऊपर जाते देखते लिक्विड को, लिफ्ट में ये एक्सपेरिमेंट किया जाए और लिफ्ट में यदि हम देखना चाहते हैं कितने हाइट तक गया, तो हाइट लिखेंगे 2t बाई आर रो जी प्लस ए, यदि लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है ग्राउंड पर एक पाइप में 20 सेंटीमीटर ऊपर तक लिक्विड गया, यदि उसी एक्सपेरिमेंट को लिफ्ट में आजमाए और लिफ्ट जी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा हो तो कितने हाइट तक लिक्विड जाएगा? एस ग्राउंड हो गया है 20 सेंटीमीटर, एस लिफ्ट कितना होगा? एक्सेलरेशन लिफ्ट है जी ऊपर की तरफ, तो उसी ट्यूब में कितने हाइट तक वही लिक्विड जाएगा? सोचो, जवाब दो। तो ध्यान से देखिए ना, टी सेम है, आर सेम है, रो सेम है, तो नीचे जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस जी 2g। जब ग्राउंड पे एक्सपेरिमेंट किया था तो एक्सेलरेशन था ही नहीं, उस समय तो केवल जी था, और बाद में 2g हो गया, तो डिनोमिनेटर यदि डबल हो गया तो हाइट हाफ हो जाएगी, तो 10 सेंटीमीटर के ऊंचाई तक लिक्विड जाएगा। फिर से मैं बात करता हूं, यदि ये 10 सेंटीमीटर तक अभी गया, ये आपको पता चल जाना चाहिए। मुझे बताओ फॉर्मूला देख के, यदि एक लिफ्ट जिसका एक्सेलरेशन
मैंने कह दिया 2 टाइम्स जी, ग्राउंड पे 20 सेंटीमीटर तक गया था लिक्विड। अब एक लिफ्ट में वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसी लिक्विड के साथ, उसी कैपिलरी ट्यूब के साथ। तो अब कितने हाइट तक लिक्विड जाएगा? 2g एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था लिफ्ट, तो 20/3 हो जाएगा, क्योंकि जी इफेक्टिव में ये 3g आ जाएगा। जिन लोगों के समझ में आया ये एक क्वेश्चन बनाना, मैं नहीं कहता हूं आपने सरफेस टेंशन सीख लिया, ये कैपिलरी राइज में हाइट बताना, वो हैंड राइज करें। मायसा बंसर, लक्षिता गुलाटी, आदित्य झा, रिद्धिमा, वेदांत, केतव, दिव्यांशु, पलक, कार्तिक, कीर्ति। अबरार क्या एक बार और समझाऊं? नो सर, आ गया समझ। तो हम लोगों ने यहाँ ये देखा कि हाइट जो है रेडियस पे डिपेंड कर रहा, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा, और किस पे डिपेंड कर रहा है? जी इफेक्टिव पे। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ट्यूब के यदि मैं इंक्लाइंड कर दूं तो हाइट जो है, यदि रेडियस सेम है तो हाइट वही रहेगा। यदि सब कुछ सेम है तो हाइट वही रहने वाला है, इंक्लाइंड लेंथ बदल जाएगा, लेकिन हाइट जो होगा वो यही फॉर्मूला देगा। ये फॉर्मूला क्या देता है? हाइट। ध्यान रखिएगा। ध्यान से देखिए, लिक्विड के सरफेस को यदि कंटेनर में हम देखते हैं तो ये 3 संभावनाएं हैं, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। लिक्विड की तरफ से बर्तन के किनारे से जो एंगल बनता है इसे एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब इस बात को समझिएगा कि जब हमने हाइट की बात की 2t cos थीटा बाय r रो जी, तो रो इस लिक्विड की डेंसिटी है, थीटा वो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, t सरफेस टेंशन है। तो यदि थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो cos थीटा तो निगेटिव हो जाएगा, cos थीटा निगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 when theta acute obtuse, when theta greater than 90 डिग्री। 180 और 90 के बीच में जब रहता है, 180 और 90 डिग्री के बीच में, तब तो cos थीटा निगेटिव होता है, तो H निगेटिव आ जाएगा। उसका मीनिंग समझाता हूं। यदि किसी बर्तन में मरकरी हो, मरकरी Hg, यदि किसी बर्तन में मरकरी रखा हुआ हो, कांच के ट्यूब एक उसमें डाल दो, ये ग्लास है, ग्लास ट्यूब, तो मरकरी ऊपर जाने के बजाय उस ट्यूब में नीचे चली जाएगी। और कितना नीचे चली जाएगी? तो वो फॉर्मूला यही आएगा, 2t cos थीटा बाय r रो जी। सर r रो जी ये निगेटिव कैसे? तो थीटा यहाँ क्या दिख रहा है? 90 डिग्री से बड़ा। यहाँ सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किनारे में, और ये पाइप के साथ जो एंगल बन रहा होता है वहां एंगल देखते हैं थीटा, और ये थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट यदि 90 डिग्री से बड़ा था। तो ऐसा सरफेस जब दिखता है किसी ट्यूब में, तो वो उस तरह के लिक्विड में ट्यूब डालने पर वो लिक्विड नीचे जाती है उस ट्यूब में, ऊपर नहीं जाती। तो आप ध्यान रखिएगा डायग्राम से कि वो मॉड में लिख दीजिए, क्योंकि वो cos थीटा निगेटिव आएगा, इसीलिए वो नीचे जाता दिख रहा है ट्यूब में लिक्विड। यदि यही एक्सपेरिमेंट लिफ्ट में किया जाए तो जी के बदले जी इफेक्टिव आ जाएगा। तो सबसे पहले ये बताइए, कैपिलरी राइज में ये पॉइंट तो क्लियर हो ही गया कि ये जो राइज होगा वो उस तरह के लिक्विड में होगा जहां कर्व ऐसा कुछ दिख रहा है, और वो राइज जो होगा यदि एक जैसे ट्यूब में है, एक जैसे ट्यूब है
तो ये जो हाइट होगा ना वो हाइट सेम दिखेगा, हाइट सेम दिखेगा, एच सेम दिखेगा। और एच का मैक्सिमम हाइट वाले का फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा बाय r रो g। यदि क्वेश्चन में लिखा है कंप्लीट वेटिंग लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो सरफेस को पूरी तरह भिगो सके, उसके लिए थीटा 0 डिग्री हम मान लेते हैं और कॉस थीटा 1 मान लेते हैं। यदि थीटा के बारे में कुछ नहीं कहा गया तब भी मैं कॉस थीटा 1 मान लूंगा क्वेश्चन बनाते वक्त। और यदि एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो जी के बदले जी इफेक्टिव। अच्छा, दीपक में बाती लगाते हैं और तेल जो है उस कॉटन के बाती में एयर पैसेज में ऊपर आती है, वहां भी कैपिलरी राइज यूज हुआ। तो क्या कभी ऐसा देखा है आपने कि दीपक में बाती लगाया, अभी माचिस से उसमें जलाई नहीं है दीपक के बाती को, आग नहीं लगाई है, तो तेल धीरे धीरे ऊपर तक आया, ऊपर भीगने के बाद आगे से टप और गिरने लगा, या दीपक का तेल खत्म हो गया, खाली हो गया बहुत देर छोड़ने पे। तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि कैपिलरी का ट्यूब ऊपर जहां तक हाइट तक लिक्विड जा सकती थी उतने हाइट का ट्यूब है ही नहीं, तो उतने हाइट का ट्यूब यदि हो ही नहीं तो क्या ऐसा आपने देखा कि ऊपर जाकर के ये दूसरी तरफ से गिरने लगा लिक्विड, फवारा बन गया? प्रैक्टिकली ऐसा कोई इवेंट याद है कि टॉवेल छोड़ के आए, टॉवेल में और 2 दिन बाद ऊपर तक पानी गया, फिर ऊपर से जंप कर रहा है पानी का मॉलिक्यूल, ऐसा आपने देखा हो? या किसी दीपक में ऐसा देखा हो ऊपर जाके कूदने लगा? जो अभी कैपिलरी राइज करके आपने देखा, मान लो 20 सेंटीमीटर ट्यूब में लिक्विड आ सकती है और ट्यूब रखा ही है आपने केवल 18 सेंटीमीटर, तो 18 के बाद क्या 2 सेंटीमीटर हवा में जंप ले लेगी लिक्विड? तो इसके पीछे का एक कंसेप्ट आता है, उसे ध्यान से देखिए कि जब आप ये जो कर्व है, ये ट्यूब के भीतर आप देख रहे हैं, यहां ट्यूब का रेडियस और यहां देखिए ये कर्व का रेडियस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये थीटा, ये टेंजेंट यहां होता, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये इधर लिक्विड है, ये है ट्यूब का रेडियस r, ये टेंजेंट होने के कारण रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये स्फेरिकल जो कर्व हेमिस्फेरिकल या कुछ कर्व दिख रहा है उसके साथ ये 90, यहाँ 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा, तो कॉस थीटा आप क्या लिख देंगे, ट्यूब का रेडियस बाय रेडियस ऑफ कर्व। यहाँ r क्या हो गया, r कॉस थीटा, या r बाई कॉस थीटा क्या लिख देंगे, r बाई कॉस थीटा लिख देंगे कैपिटल R के बराबर। अब यदि हम बात करते हैं, हाइट के लिए, हाइट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था जो हमने याद कर लिया ज्यादा बिना मेहनत के, 2t cos थीटा बाय r रो g। यहां पर देखिएगा h r बाई cos थीटा इक्वल्स टू 2t बाई रो g। यहां r बाई cos थीटा के बदले मैंने क्या लिख दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2t बाई रो g, एच आर क्या आ गया, 2t बाई रो g हो गया कांस्टेंट। तो होगा क्या कि सफिशिएंट हाइट यदि नहीं है ट्यूब का अवेलेबल बाहर, तो एक खास हाइट तक आने के बाद, एक खास हाइट तक आने के बाद यदि हाइट कम पड़ रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलने लगेगा, वो कर्व्ड सरफेस का, लिक्विड के कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड। ये जो r है ये ट्यूब का रेडियस नहीं है, ये r जो है कैपिटल R ये वेरिएबल है नेचर। तो यदि h सफिशिएंट नहीं रहा, h कम हो गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा,
वो अपना वैल्यू बदल लेगा और उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा और लिक्विड ऊपर वाले सरफेस पे आके रुक जाएगी, फव्वारा नहीं बनेगा कभी। सर क्या क्या याद करवा रहे हो आप, ध्यान से देखो। H बराबर 2t cos थीटा बाय r रो जी था, इसको ऐसे भी लिख देते हैं 2t बाय r रो जी, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, HR इक्वल्स टू 2t बाय रो जी, और ये क्या आ गया कांस्टेंट। तो यदि कभी H सफिशिएंट है या उससे कम पड़ गया तो R बढ़ जाएगा, और H ज्यादा है R कम नहीं हो जाएगा, R अपना एक खासी वैल्यू रहेगा और वो ऊपर जाके ये यहां पर ये भी कह सकते हैं H R बाई cos थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिसका मतलब होगा H1 बाई cos थीटा 1 इक्वल्स टू H2 बाई cos थीटा 2। थीटा कितना हो जाएगा, हाइट यदि कम पड़ जा रहा है तो इस रिलेशन से आप देख सकते हैं। HC वर्मा में सरफेस टेंशन जब बनाएंगे तो एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे मिलेगा कि ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये हाइट सफिशिएंट नहीं था, ऊपर जाकर के वो एंगल ऑफ कांटेक्ट बदला, तो उस नए वाले कांटेक्ट का वैल्यू बताओ। तो ये H1 बाय cos थीटा 1 इक्वल्स टू H2 बाय cos थीटा 2 का रिलेशन आप यूज कर सकते हैं, या ये याद रख सकते हैं कभी भी लिक्विड फव्वारा नहीं बनेगा सफिशिएंट हाइट नहीं है तो। का मतलब समझो, एक ट्यूब में लिक्विड जा सकता था कितने हाइट तक, तो लिक्विड जा सकता था 20 सेंटीमीटर तक, लेकिन क्या हुआ, आज एक वैसा ही ट्यूब है लेकिन ट्यूब ऊपर में केवल 15 सेंटीमीटर ही है, तो 15 सेंटीमीटर ही है तो लिक्विड क्या फव्वारा बन लेगा ऊपर जाके, नहीं, 15 पर आकर के रुक जाएगा। पहले ये जितना ज्यादा कर्व दिख रहा था ऊपर ये उतना कर्व नहीं दिखेगा, वो करीब स्ट्रेट जैसा हो जाएगा, रेडियस बढ़ गया और ये लिक्विड यहीं आके रेस्ट पे आ जाएगा और बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगा। यदि कोई आपने ट्यूब लगा दिया है जो है तो वैसा ही ट्यूब, लेकिन नीचे धकेल दिया, ये ऊपर केवल 10 सेंटीमीटर है, तो ये जा सकता था 20 तक, लेकिन ये 10 पे ही आके रेस्ट पे आ जाएगा सरफेस, और ये सरफेस आपका स्ट्रेट जैसा दिखने लगेगा। ये कंपैरिजन तब कर रहे हैं जब ट्यूब एक जैसा है, रेडियस एक जैसा। ये यदि सफिशिएंट हाइट नहीं है तो क्या होगा ये मैंने समझाया आपको। यदि, अरे वाह, थैंक यू। यदि एक्सपेरिमेंट में आप ये देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट लिफ्ट के भीतर किया गया, देखो ये लिफ्ट के भीतर ये एक्सपेरिमेंट दोहराया गया, तहराया गया। लिफ्ट के भीतर जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो आपको मैंने क्या कहा था कि ये H जब देखेंगे ये हो जाएगा 2t cos थीटा बाय r रो जी इफेक्टिव। यदि लिफ्ट फ्री फॉल में हो, फ्री फॉल का मतलब ए नीचे जी के बराबर, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी माइनस ए, सीडो फोर्स ऊपर लगेगा तो जी माइनस एम, जी माइनस एम ए हो गया नेट फोर्स, ये जी माइनस ए, जी माइनस जी, ये हो गया जीरो। तो एच, ये जी इफेक्टिव जब टेंस टू जीरो हो गया तो एच टेंस टू इनफाइनाइट। तो आपको लगेगा कि सर फ्री फॉलिंग लिफ्ट में, कैपिलरी ट्यूब में फव्वारा बनेगा इनफाइनाइट हाइट का, तो फव्वारा तो कभी नहीं बनता। हर एक केस में क्या होता है, लिक्विड तो इस केस में क्या होगा, वो ऊपर तक चला आएगा एट टॉप और फिर आ जाएगा रेस्ट पे, सरफेस अपने को एडजस्ट कर लेगा। तो आपसे कहता है कि एक लिफ्ट में 20 सेंटीमीटर के हाइट तक लिक्विड ग्राउंड पे जा सकती थी, पूरा ट्यूब है 40 सेंटीमीटर हाइट का और फ्री फॉलिंग लिफ्ट में यही एक्सपेरिमेंट किया गया, तो कहां तक जाएगा लिक्विड, तो जितने हाइट ऊपर है लिक्विड के ट्यूब उस पूरे हाइट में ऊपर तक जाके रुक जाएगा, फव्वारा नहीं बनेगा कभी। फिर से देखिए, कैपिलरी राइट में H कितना आया है, 2t बाई या तो r रो जी कह लीजिए या 2t cos थीटा बाई r रो जी कह लीजिए, दोनों चलता है, या 2t बाई कैपिटल R रो जी कह लीजिए। स्मॉल r है रेडियस ऑफ पाइप, कैपिटल R है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ज्यादातर ट्यूब का ही रेडियस दिया गया रहता है, इसीलिए इसको ही ज्यादा फोकस करिए। और हम इसमें और चेंज करके आपको कहते हैं जी इफेक्टिव, याद रखिए। लिफ्ट में यदि आप हैं तो जी लिखेंगे या तो जी प्लस ए जब ऊपर की तरफ एक्सलेशन हो लिफ्ट का, और ये जी माइनस ए जब नीचे की तरफ एक्सलेशन हो लिफ्ट का, जी इफेक्टिव आएगा। और जी जितना टाइम्स बढ़ जाएगा इफेक्टिव जी के रेस्पेक्ट में, उतना कम हो जाएगा
कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड के मैक्सिमम हाइट का वैल्यू। सोच के जवाब दीजिए, मैं पूछता हूं। ग्राउंड पर एक्सपेरिमेंट करते हैं आप, और ट्यूब में लिक्विड आया है कितने हाइट तक? तो लिक्विड आया है 40 सेंटीमीटर की हाइट तक। आप यही एक्सपेरिमेंट दोहरा रहे हैं। कहां पर? एक लिफ्ट में, और लिफ्ट ऊपर जा रहा है जी एक्सेलरेशन से। तो इसमें हाइट 40 ही होगा या कुछ कम होगा? कितना होना चाहिए हाइट? सोच के जवाब दें आप लोग प्लीज। अरे भाई, आपको सरफेस टेंशन नहीं आता, मैं जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं चैप्टर आपके लिए नया है। फॉर्मूला केवल 10 बार आपके सामने में आया है। आप इतने जल्दी थोड़े नहीं याद करते हैं, जब तक 200 बार ना आए तब भी कोई बात नहीं। बताइए, एच का फॉर्मूला क्या था? 2T/r रो जी। बताइए तो, जी के बदले क्या लिखना सिखवाया है आपको? जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव यहाँ कितना हो जाएगा? ऊपर एक्सलेशन है जी प्लस ए, जी प्लस जी, 2G। जैसे स्यूडो देखेंगे ना, mg भी नीचे स्यूडो भी नीचे, तो टोटल वेट इफेक्टिव अपीयरेंट वेट हो जाएगा mg प्लस mf, जी प्लस ए, वो इफेक्टिव याद रखिए जी। तो जी इफेक्टिव यदि डबल हो गया तो हाइट इफेक्टिव क्या हो जाएगा? h/2, 20 सेंटीमीटर। जिन लोगों को ये समझ में आया प्लीज हैंड राइज करें। माइसा, केतप, रिद्धिमा, पलक, आदित्य, कार्तिक, कीर्ति, भव्या, दिव्यांशु, अबरार। सोमदत्त, बालक एक बार और समझाऊं या ओके है? आप थोड़ा लेट आए हैं, मैं एक बार रिवाइज करूं इसे, कैपिलरी को। लक्षिता, क्या एक बार और समझाऊं मैं? ठीक है। आप लोगों को लगता है समझ में आया? तो आप लोग हैंड राइज मत करिए, जवाब दीजिएगा, ठीक है। लिफ्ट में एक्सेलरेशन पहले ये था कितना? पहले गया है 30 सेंटीमीटर। अब ये जो लिफ्ट है ये एक्सेलरेटेड है जी, ये 2G से एक्सेलरेटेड है। कितना एक्सेलरेशन है इसका? 2G। तो 2G एक्सेलरेशन होने पर बताइए कि यहाँ हाइट क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर पहले गया ग्राउंड पर, वही एक्सपेरिमेंट लिफ्ट में कर रहे हैं। कितने हाइट तक लिक्विड के ऊपर ये ट्यूब में आएगा? लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में। टू टी बाई आर रो जी इफेक्टिव। सर आप कैसे सोचते हो? बहुत बढ़िया माइसा, एक आंसर आ गया है। और लोग बताएं। बहुत बढ़िया भव्या, केतब, बहुत बढ़िया, सही है आंसर। बाकी लोग देखिए, 30 किसके बराबर लिखेंगे? 2T cos थीटा बाय आर रो जी। और h न्यू कैसे लिखेंगे? h डैश 2T cos थीटा बाय आर रो जी प्लस 2G। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, क्या आ गया? 30/h डैश इक्वल्स टू 3/1। h डैश हो गया 10 सेंटीमीटर। h डैश हो गया 10 सेंटीमीटर। जिन लोगों को समझ में आ गया हैंड राइज करें प्लीज अब। बहुत बढ़िया माइसा, केदप, आदित्य, रिद्धिमा, लक्षिता, भव्या, दिव्यांशु, कीर्ति, पलक, कार्तिक, शर्मा, सोम।
आपको कहा गया कि ये जो एक्सपेरिमेंट ग्राउंड पे कर रहे थे, ये जो एक्सपेरिमेंट ग्राउंड पे कर रहे थे, इसमें लिक्विड आया है 10 सेंटीमीटर तक, और टोटल जो पाइप है ये है 15 सेंटीमीटर का। और जब यही एक्सपेरिमेंट हमने किया एक फ्री फॉलिंग लिफ्ट में, तो कितने हाइट तक ये लिक्विड जाएगा? एच डैश का वैल्यू बताओ। लिफ्ट फ्री फॉलिंग कितने हाइट तक जाएगा लिक्विड? एच डैश वही है पाइप 15 सेंटीमीटर हाइट का। क्या केवल 10 सेंटीमीटर तक, या 10 से कम, या 10 से ज्यादा, और कहां तक? देखिए, फ्री फॉलिंग लिफ्ट में वेटलेसनेस का कंडीशन होगा। ध्यान से सुनो, फ्री फॉलिंग लिफ्ट में वेटलेसनेस का कंडीशन होगा। लिक्विड को बर्तन के मॉलिक्यूल जो ऊपर खींच रहे होंगे टी कॉस थीटा से, और वेट जो है mg इफेक्टिव टेंस टू 0 हो गया। वेट तो है ही नहीं, तो खींचते 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 एकदम ऊपर तक ले जाएगा। फवारा तो कभी नहीं बनता है। तो फ्री फॉलिंग लिफ्ट में कहां तक चला आएगा? एच डैश हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, एकदम ऊपर तक चला आएगा लिक्विड। जिन लोगों को ये आइडिया समझ में आया हैंड राइज करिए। बहुत बढ़िया। आदित्य, केतव, सोम, लक्षिता, माइशा, रिद्धिमा, कार्तिक, दिव्यांशु, बहुत बढ़िया। कीर्ति, बहुत बढ़िया। पलक, फ्री फॉलिंग लिफ्ट में कहीं नहीं रुकना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। वेटलेसनेस का कंडीशन है, हाथ पकड़ के खींचना शुरू करेगा, ऊपर तक लेके चला जाएगा। फव्वारा कभी नहीं बनता, मतलब एक तरफ से ऊपर से निकलने लगा, ऐसा नहीं होता। ऊपर आकर के रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। आप इस बात को समझिए ना कि ट्यूब में जो वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड है, ध्यान से देखिए, सरफेस के ऊपर जो लिक्विड है ट्यूब में, उसको आप सिस्टम मान लीजिए। इसको जैसे मैंने बाउंड्री दे दिया, तो इसका जो वेट है उसे कौन बैलेंस करेगा? तो किनारे पर जो बर्तन के मॉलिक्यूल खींच रहे थे, उसका जो फोर्स था टी कॉस थीटा, ये ही इस mg को बैलेंस करता है। तो टी कॉस थीटा पर यूनिट लेंथ फोर्स होता है। और ये जो एक्चुअल में कर्व यहाँ ऐसे बना होगा ना वाटर का, तो किनारे वाला टेंजेंट के लॉन्ग सरफेस टेंशन ये वाटर के मॉलिक्यूल को वाटर का मॉलिक्यूल खींचेगा, और वाटर के किनारे वाले मॉलिक्यूल को बर्तन के मॉलिक्यूल बाहर खींचेंगे। वो बाहर बर्तन से जो फोर्स आया वो एक्सटर्नल फोर्स है, और एक्सटर्नल फोर्स जो ऊपर की तरफ का कंपोनेंट है वो इस mg को बैलेंस करता है। तो टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, आर है इसका रेडियस, तो कितने को टच कर रहा होगा? 2 पाई आर लेंथ को। और ये किसके बराबर लिख देंगे? mg। mg कितना? यहाँ पर रेडियस r है और हाइट h है, तो पाई आर स्क्वायर h इंटू रो इंटू जी। तो h का वैल्यू इससे से आ गया 2t cos थीटा बाई आर रो जी। मैंने फिर से एक बार बना करके बताया आपको। थीटा के बारे में, यदि कंप्लीटली वेटिंग लिक्विड है, जैसे कांच के बर्तन में पानी को रखें और पानी को बाहर फेंक दें, तो कुछ मॉलिक्यूल पानी का बर्तन के साथ रुका रह जाएगा। ऐसा तब होता है जब कॉनकेव सरफेस दिखे ऊपर से देखने पर, और पानी को रखा ग्लास में देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा। थीटा 90 से छोटा होगा। थीटा 90 से छोटा होता है तो वो कांटेक्ट वाला पॉइंट एंगल एक्यूट होने पर हम कहते हैं कि वहां मॉलिक्यूलों का बर्तन के साथ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिससे कि वो रहना चाहते हैं बर्तन के साथ। और यदि मरकरी रखेंगे कांच के बर्तन में और बाहर फेंकेंगे, तो मरकरी का सारा मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, कांच के साथ नहीं रहना चाहेगा। वहां मरकरी के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है। उस जगह जो एंगल ऑफ कांटेक्ट हम देखते हैं, वो ऊपर से सरफेस को देखते हैं तो कन्वेक्स दिखता है। वो एंगल जो आता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री आता है। ऐसे सिचुएशन में ये मरकरी है, तो मरकरी के मॉलिक्यूल का मरकरी के साथ ज्यादा अट्रैक्शन है, और मरकरी के मॉलिक्यूल का कांच के बर्तन के मॉलिक्यूल के साथ कम अट्रैक्शन है।
सेम मॉलिक्यूलों के बीच का जो फोर्स है उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट मॉलिक्यूलों के बीच जो फोर्स होता है एडहेसिव। तो मरकरी के लिए कोहेसिव ज्यादा होता है, और मरकरी के मॉलिक्यूल का ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ एडहेसिव फोर्स कम होता है। जबकि पानी के मॉलिक्यूल के लिए पानी के मॉलिक्यूल का पानी के साथ जो कोहेसिव फोर्स है वो कम होता है, और पानी के मॉलिक्यूल का बर्तन ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ज्यादा होता है। तो वहां हम क्या देखते हैं, एडहेसिव डोमिनेट करता है। जहां एडहेसिव डोमिनेट करता है मॉलिक्यूल, वहां पानी का कांच के बर्तन के साथ रहना पसंद करता है। इसलिए कांच के बर्तन जब धुले जाते हैं घर में, तो उसको यदि रखना होता है तो कपड़े से पोंछ करके रखा जाता है, क्योंकि बर्तन धोने के बाद भी कांच के साथ वाटर के मॉलिक्यूल बैठे रहते हैं। यदि मरकरी किसी बर्तन में है, मरकरी को आप उड़ेल देंगे तो बर्तन एकदम फ्री, वो कांच का बर्तन फ्री, उस पे के साथ मॉलिक्यूल रहना ही नहीं पसंद करेगा। तो हम यहाँ दो टर्म देख रहे हैं, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूलों के बीच के फोर्स का नाम है, और एडहेसिव है डिफरेंट मॉलिक्यूलों के बीच का फोर्स। जहां कोहेसिव डोमिनेट करता है वहां मॉलिक्यूल बर्तन को भिंगाता नहीं है, उनकी वेटिंग कैपेबिलिटी 0 है, भिंगाने वाली कैपेबिलिटी। जहां एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से छोटा है, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस को भिंगोते हैं, वेटिंग कैपेबिलिटी उनकी अच्छी है। थीटा यदि 0 डिग्री है तो हम कहते हैं ऐसे लिक्विड कंप्लीट वेटिंग लिक्विड है, बहुत अच्छी तरह सरफेस को भिंगाने वाली लिक्विड है। यदि कोई आप चाहते हैं कि वेटिंग को नॉन वेटिंग सरफेस में बदला जाए, वाटर प्रूफिंग एजेंट वो क्या करेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट को एक्यूट से ऑब्ट्यूस में बदल देता है। तो आज अभी हमने चर्चा किया अभी तक में कैपिलरी ट्यूब के बारे में, केवल और केवल कैपिलरी ट्यूब के बारे में। अगले टर्न पे सरफेस टेंशन और सरफेस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, बेसिक के बारे में कल के लेक्चर में 3 बजे से जो लेक्चर होगा वो भी 2 लेक्चर के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। और आप यदि ऑफलाइन आते हैं तो स्वागत है, ऑनलाइन करना चाहें तो ऑनलाइन करिए, लेकिन अटेंड कर लीजिएगा प्लीज। तो 2 लेक्चर के लिए कल भी मेंटली प्रिपेयर रहिए, जिसमें मैं सरफेस टेंशन बोल करके इस लिक्विड के प्रॉपर्टी को समझा सकूं आप लोगों को। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।